चलिए क्लास शुरू करें। क्या है कल समास। तो पहले मैं कुछ चीज समझा दूं, उसके बाद लिख लेना। देखो, जो समास शब्द है ना, इसमें एक तो उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हाँ। तो हम पहले उन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। आसपास तो आपने सुना ही होगा, यानी सम का मतलब होता है अच्छा। आपको जब उपसर्ग कराए होंगे तब कराया होगा कि पूर्णता, पूर्ण संधि के सेंस में कराया ही था। दो या दो से अधिक शब्द या पद एक दूसरे से ऐसे मिल जाएं कि वो ऐसा लगे एक ही शब्द है, तो वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। पहला एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि समास में कौन सा उपसर्ग है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि समास में कौन सा उपसर्ग है तो क्या है? सम। आया ना? कोई कंफ्यूजन है? समास में उपसर्ग कौन सा है? दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि सम का मतलब या तो अच्छा है या पूर्णतया है, और आस का मतलब एक दूसरे से मिल जाना। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त करना। क्या है? संक्षिप्त करना। कोई भी चीज है उसे बहुत छोटा कर दो, छोटे से बहुत छोटे से, जितना छोटा पॉसिबल हो, सार्थक रूप में पॉसिबल हो उतना छोटा कर दो। पहला क्वेश्चन, समास में कौन सा उपसर्ग है? सम। या आपको ऑप्शन दे सकता है कि समास किससे मिलकर के बना है? सम प्लस आस। हो सकता है एक में माँ को पूरा कर दे, हो सकता है एक में उधर छोटा आ लगा दे, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। यानी माँ आधा है और बड़ा आ है, सम प्लस आस। दूसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि समास का विलोम क्या है। क्या पूछता है? विलोम। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और व्यास किससे मिलकर बना है? वे धन आस। और विकार तो विपरीत उल्टे से भी होता है। तो भाई जब समास संक्षिप्त कर रहा है तो व्यास क्या कर रहा होगा? भाई समास का उल्टा है तो उसका विस्तृत कर रहा होगा। यानी व्यास का अर्थ होता है विस्तृत करना। और समास के सेंस में हमें किस रूप में लेते हैं? विग्रह करने के सेंस में। एक मिनट, अब मुझे ये बताओ, ये इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और समझा दो। अरे मैं 4 बार समझाऊंगी, बस आप समझते जाओ। समास जो शब्द है, पर्टिकुलर शब्द की बात करें, डेफिनेशन तो हम बाद में लिख ही लेंगे। समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है। इतना सा मामला समझ में आ रहा है? समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संक्षिप्त करना। मैंने आपको यहां से, यानी सम जो उपसर्ग है वो पूर्णतया के सेंस में आता है। यानी समास में क्या आता है? दो या दो से अधिक शब्द होते हैं या पद होते हैं, वो आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं कि लगता है एक ही शब्द है, कुछ भी अलग नहीं लगता। तो समास का शाब्दिक अर्थ पूछ ले एग्जामिनर तो क्या है? संक्षिप्त करना। समास में उपसर्ग कौन सा है? सम। समास किन से मिलकर बना है? तो सम प्लस आस से मिलकर के बना है समास। अगली बात आपसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम क्या है? व्यास। व्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तृत करना। क्योंकि समास के सेंस में इसको क्या बोला जाता है? विग्रह करना। तो एग्जामिनर कुछ भी दे दे, विस्तृत करना, विग्रह करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों देगा नहीं, ये समझ लो। व्यास किससे मिलकर बना है? वेधन से मिलकर के। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब समास का विपरीत पूछा जाए, कर लोगे? समास किससे मिलकर बना है, ये कर लोगे? व्यास किससे मिलकर बना है, ये कर लोगे? तो अब लिखना शुरू कर दो। तो पहले तो ये लिख लो, सम प्लस आस और बे प्लस आस, और इसका इतना लिखो, उसके बाद हम आगे लिखाते हैं। चलिए, लिख लिया? अब डेफिनेशन लिखो। लिखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। अर्थात, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द या पद, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तब वह प्रक्रिया, तब वह प्रक्रिया समास कहलाती है।
तब वह प्रक्रिया समास कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, एक नवीन शब्द बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। एग्जाम्पल लिखने से पहले पहले थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, है ना, के बाद एक साथ समझेंगे। तो लिखो, समास के अंग, समास के अंग। हाँ, हेडिंग डाल लो, समास के अंग। और कितने होते हैं? ओहो, 4। लिखो, समास के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद, नंबर 3 सामासिक, या इसी को कह देते हैं समस्त पद, और नंबर 4 है विग्रह पद। राहुल, 4 लिख लिए। हेडिंग डालो, पूर्व पद। लिखो, सामासिक पद का, सामासिक पद का पहले वाला पद, सामासिक पद का पहले वाला पद पूर्व पद, पूर्व पद कहलाता है। सामासिक पद का पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है। क्या बात है, योगी आदित्यनाथ, गुड मॉर्निंग। अगली हेडिंग डालिए, उत्तर पद, उत्तर पद। लिखिए, सामासिक पद का बाद वाला पद, सामासिक पद का बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। सामासिक पद का बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। लिख लिया। नेक्स्ट, सामासिक पद, सामासिक पद। देखिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर, शब्द या पद मिलकर, मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तब वह मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तब वह सामासिक या समस्त पद कहलाता है। तब वह सामासिक या समस्त पद कहलाता है। नेक्स्ट, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अभी थोड़ा बिजी हूँ मैम, कल से क्लास रेगुलर लूंगा। आइए, आपका रियल नाम तो नहीं पता, पर नाम से लग रहा है आप व्यस्त होंगे ही होंगे। चलिए, अगला डालिए, विग्रह पद। लिखिए, सामासिक पद का पूर्व रूप, सामासिक पद का पूर्व रूप या पहले वाला रूप विग्रह पद कहलाता है। सामासिक पद का पूर्व रूप या पहले वाला रूप विग्रह पद कहलाता है। विग्रह पद कहलाता है। लिख लिया।
अब मुझे समास का एक उदाहरण बताओ, उसी से समझाती हूँ आपको चारों पद। कोई उदाहरण? नीलांबर, और एक और बोला। अरे बात तो एक ही रहेगी, नीलांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। कुछ और बोलिए। दिक्कत बहुब्री समास में नहीं है, दिक्कत यह है कि बहुब्री समास आती है तीसरा पद भी आ जाएगा। आपने क्या बताया? नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, दशानन, सारे बहुब्री समास के उदाहरण है। लंबोदर, गजानन। तो इसमें क्या तीसरे पद पे भी जाना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले ये समझो उसके बाद बात समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, शासना देश। अब इसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह क्या हो जाएगा? शासन का आदेश। शासन का आदेश क्या होता है? शासनादेश। जैसे आप कहते हो ना राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो चार पद आपने पढ़े हैं वो किसी भी पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो। लेकिन अगर आपको चारों पद समझ में नहीं आए तो आपको समास समझने में दिक्कत आएगी। पूरा ध्यान यहीं रखना क्लास में, और समास ठीक मतलब पद पहले ठीक से समझ लेना। हमारे सामने हमने समास की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद। ऐसा ही पढ़ा था, हाँ या ना? तो सबसे पहले हमने पूर्व पद पढ़ा, और पूर्व पद में हमने क्या पढ़ा कि जो विग्रह पद है उस विग्रह पद का जो पहला वाला पद है वो क्या कहलाता है? और विग्रह पद का बाद वाला पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया सार्थक शब्द बना रहे हैं, अब ये शब्द एक दो तीन, दो से अधिक हैं, अब ये सब मिलकर के जो एक शब्द बना रहे हैं वो शब्द क्या होता है? सामासिक या समस्त पद। सामासिक पद का पहले वाला रूप, पहले वाला मतलब जो दो या दो से अधिक शब्द पहले थे, तो वो पूरे पहले वाला रूप क्या कहलाएगा? भाई ऐसे समझो, हमारे सामने दो या दो से अधिक शब्द थे। जैसे आपने माता पिता पढ़ा है, माता और पिता, विग्रह से करते हैं, तो तीन शब्द हो गए, माता और पिता। अब उन तीनों को मिलाकर के हमने जो सामासिक पद बनाया वो क्या बना दिया? माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। तो जो दो या दो से दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही हो या दो से ज्यादा ही हो, और तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, उनसे मिलकर जो एक शब्द बनेगा उसे कहेंगे हम सामासिक पद। इतनी सी बात समझ में आ गई? सामासिक पद जो पहले रहा होगा, अब पहले क्या रहा होगा? पहले विग्रह रूप में रहा होगा, बड़ा रहा था, उसी को तो हमने छोटा किया, क्योंकि समास का मतलब ही क्या? संक्षिप्त करना। तो जब पहले बड़ा रूप रहा है वो क्या कहलाता है? विग्रह पद। विग्रह पद में जो पहले वाला पद होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और जो बाद वाला पद है वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद। अब विग्रह पद से सामासिक पद बनाना या सामासिक पद से विग्रह पद बनाना, ये जो प्रोसेस है इंटरचेंज करने की, वही कहलाती है समास। क्या कहलाती है? आप ध्यान से देखो, जब आपको कुछ चेहरे तो मुझे लग भी रहे थे, लिखने में पेन ठटक रहा था। सामासिक पद में वही डेफिनेशन है जो समास में है, बस एक शब्द का अंतर है, प्रक्रिया। देखो कॉपियों में चेक करो, जहां समास की परिभाषा लिखाई है वहां ये लिखाया है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और सामासिक पद में क्या लिखा गया है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह कौन सा? कि जो नया सार्थक शब्द बना है वो शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद। इतनी सी बात समझ में आ गई? समझना कुछ नहीं है, विग्रह पद समझना है, सामासिक पद समझना है। जो आप समास का अर्थ समझ चुके हो, भाई सिंपल सी बात है, समझ के पढ़ो। ये है क्या? ये है आपका समास धन एक। ऐसा ही तो मामला है ना? भाई बड़ा यहाँ पर हो गया इसलिए सामासिक हो गया। अब समास का मतलब क्या? संक्षिप्त करना। तो जो पद छोटा हो वो कौन सा पद है? सामासिक पद। और जो बड़ा रहेगा वो कौन सा होगा? विग्रह पद। विग्रह पद का जो पहले वाला पद होगा वो कौन सा होगा? पूर्व पद। विग्रह पद का बाद वाला पद होगा कौन सा होगा? उत्तर पद। अब ये समझ में आ गया? अब आपके वाले एग्जाम्पल पर बात करते हैं।
आपने कहा था नीलांबर, या आपने कहा था पीतांबर, दिगंबर, दशानन, लंबोदर, यही एग्जांपल आए थे आपकी तरफ से। चलो हम पहले ले लेते हैं लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका, तो अर्थात गणेश, वहां वो इसीलिए मैं नहीं ले रही थी क्योंकि तीसरा पद भी फिर आ रहा था। अब हम तीसरे पद को एक बार के लिए छोड़ते हैं, हम सिर्फ विग्रह करते हैं। तो लंबा है उदर जिसका, तो पहला पद क्या हो गया लंबा, और दूसरी बात किसकी हो रही है उदर की, पेट की। तो पूर्व पद क्या है लंबा, उत्तर पद क्या है उदर, सामासिक पद क्या है लंबोदर, और विग्रह पद क्या है लंबा है उदर जिसका। अब बात समझ में आ गई। अब कोई भी एग्जांपल आपके सामने आएगा आप कर लोगे। अब पीतांबर नीलांबर में कोई दिक्कत, दशानन में कोई समस्या, फटाफट से एक एग्जांपल लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी। कपिल रेसर गुड मॉर्निंग, राकेश यादव हेलो। अब मुझे ये बताओ, अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो बता दोगे, उसका विपरीत बता दोगे, उसके अंग कितने होते हैं ये बता दोगे। अब तो अंगों में 6 नहीं बताओगे ना, बताना भी मत। अब हेडिंग डालो समास के भेद, फटाफट से डालो। कौन सी हेडिंग डालनी है, समास के भेद, बताओ कितने हैं। हेडिंग डल गई। अजय यादव मॉर्निंग। अब लिखो, मैं जैसे जैसे लिखाते जाऊं लिखते जाना, ठीक। समास के मूल भेद 4 होते हैं, पॉइंट में लिख लो ज्यादा आसानी होगी, पूरा कथा लिखोगे तो दिक्कत लगेगी, ऐसा लगेगा कितना याद करना है। समास के मूल भेद कितने होते हैं 4, चलो मैं भी लिख देती हूँ, मूल भेद 4। अब लिखो समास के मुख्य भेद 6 होते हैं। मूल भेद कितने थे, मुख्य भेद कितने हैं 6। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समास के पदों के आधार पर, समास के पदों के आधार पर 4 भेद होते हैं। कपिल बता रहा है 4 भेद, बिल्कुल मूल भेद 4 ही होते हैं, पदों के आधार पर 4 भेद होते हैं। लिख लिया सभी ने। मूल भेद पूछे तो कितने हैं, मुख्य भेद पदों के आधार पर, आप पढ़ोगे लेकिन कम से कम 7-8, अरे कुल तो 106 प्लस हो चुके हैं, 106 प्लस है नहीं। हाँ जो आप एक्सप्रेशन देते हो ना वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। चलो अब देखो, जो पहले समझना है, जो सबसे सरल है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, पहले उसे समझते हैं, यानी पदों के आधार वाली बात समझते हैं। तो ये बताओ पद कितने होते हैं, 4 होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद, विग्रह पद, ठीक है। विग्रह पद के अंदर कितने पद होते हैं 2 पद, उत्तर पद और पूर्व पद। तो जो समास के भेद होते हैं वो सामासिक पद और विग्रह पद के आधार पर नहीं होते, केवल पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर होते हैं। यानी किन आधारों पर हम समास के भेद करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आप खुद ही अपने दिमाग से अंदाजा लगा लो कैसे भेद हो सकते हैं। देखो आपने समास की डेफिनेशन तो पढ़ी होंगी, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इस तरह से तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ। अब हमारे सामने एक कंडीशन क्या बन सकती है भाई, पहली कंडीशन हो सकती है हमारे में पूर्व पद बड़ा हो उत्तर पद छोटा हो, एक आधार तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पूर्व पद कम हो उत्तर पद ज्यादा हो, यानी वो प्रधान हो, ये गौण हो। अब तीसरी कंडीशन हमारे सामने क्या बन सकती है भाई, दोनों ही प्रधान हो। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, एक भी प्रधान ना हो, कोई तीसरा ही बाजी मार ले जाए। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है, मामला क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है। अब पूछ ले, अब ये कंफ्यूजन तो नहीं होगी पदों के आधार पर 4 कैसे हो गए, इतना मामला क्लियर है हाँ या ना। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। और हाँ इसलिए कि हर चीज छापा मत करो, पदों के आधार पर जो 4 भेद डिवाइड किए गए वो इस तरीके से भेद किए गए, यानी किसी भी सेंस में एक पद बड़ा होगा एक पद छोटा होगा। अब बात करते हैं मूल भेद और मुख्य भेद। तो मैं जिस क्रम में लिख रही हूँ पहले आप उस क्रम में नोट करते जाइए।
सबसे पहले लिखिए अव्ययी भाव समास। आप जो कुछ मत लिखो, ना मूल लिखो ना मुख्य लिखो, सीधे भेद लिखते जा रहे हो ना, वो तो बनाना ही नहीं था, अब लिखते जाओ। समास के भेद हेडिंग डाली थी ना, तो जिस क्रम में मैं लिख रही हूँ उसी क्रम में आप लिखते जाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आगे, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको लिखना है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर आपको लिखना है द्वंद्व समास। चौथे नंबर पर आपको लिखना है बहुब्रीहि समास। पांचवें नंबर पर लिखना है कर्मधारय समास। और छठवें नंबर पर लिखना है वेग आप लोग लिख तो रहे हो ना? ये भी बनाना है साथ साथ में रे डायग्राम भी, तो इंतजार कर रहे हो मुहूर्त का? हाँ, अत दो अब एक शब्द है। पहले मैं बना लिया, जल्दी जल्दी बना, तो फिर मैं समझाऊंगी, जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे ही बनाते जाओ। यहाँ लिखना है विभक्ति चिन्ह का लोप। और यहाँ लिखना है उपमेय उपमान या विशेषण विशेष। और यहाँ लिखना है पूर्व पद संख्या वाची। फटाफट से बनाते जाइए तब तक। सोनू राम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बढ़िया है हम। देखो, पहली बात कि हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो मैथ का रूल्स तो फॉलो करना मत,
बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ समझाने का तरीका है संक्षिप्त तरीके से। ठीक, पहली बात हमने की थी कि समास के मूल भेद 4 होते हैं। तो देखो, जो ये 4 हैं ये समास के मूल भेद हैं। अब बताओ कौन कौन से मूल भेद हैं? वेरी गुड। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर में निम्न में से मूल समास है अथवा नहीं है तो बता दोगे हाँ या ना? तो ये 4 तो आपके मूल समास हैं और बाकी के जितने भी समास है वो इन्हीं के या तो भेद हैं या उपभेद हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हम मुख्यतः इन 6 को पढ़ते हैं, यानी अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि के अलावा कर्मधारय और द्विगु को भी पढ़ेंगे, इनका भी अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे मैंने क्या किया, मैंने आपको जो समास है उनका एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। हालांकि हम इसको बहुत गहराई से भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर अपनी बात समाप्त कर देंगे, लेकिन एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो हम करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपके मूल समास है उनका पहला पहला अक्षर उठा लिया है, अ, त, द्व और ब, और इस वर्ड में कुछ भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। पर ये एक शब्द हालांकि सार्थक नहीं है, लेकिन आपको समास को समझाने के लिए एक संक्षिप्त तरीका है। हम डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो आपको ये अकेला रे डायग्राम काफी सफिशिएंट होगा सारे नियमों को समझाने के लिए। आ, त, द्व, ब। आ का मतलब क्या है भाई, पहले कह दिया मैंने, पहला अक्षर उठाया है। ता का मतलब क्या है, दा का मतलब क्या है, और बा का मतलब क्या है, बहुब्रीहि। कोई समस्या है यहाँ तक? जो आपके कर्मधारय और द्विग समास है वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब कोई डाउट किसी को यहाँ तक कि कर्मधारय और द्विग कहाँ से आए? वो तत्पुरुष समास के ही भेद है। अब मैंने कहा ना, आपको पहले बता दी कि आपको पद समझना बहुत आवश्यक है। समास की जो डेफिनेशंस होती है, क्योंकि अब समास की डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछ लेता है, वो आपको समझनी है। तो यहाँ पे जो कोडिंग वर्ड है, कोड वर्ड आप समझते हो, सांकेतिक भाषा हमने पढ़ी थी, अस्पष्ट भाषा। तो यहाँ वन का मतलब है पूर्व पद, क्या मतलब है, और टू का मतलब क्या है, उत्तर पद। ये हमारी कोड लैंग्वेज है। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब ये साइन तो आप जानते हो, ग्रेटर देन का साइन आपने लगाया होगा। जिधर दो भाग होते हैं, इधर खुला होता है, वो छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है। अब इसको मैथ के दिमाग से, मैथमेटिक्स माइंडसेट से मत पढ़ना, अब इसको कोडिंग वर्ड से पढ़ते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? डेफिनेशन क्या होगी कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा वह अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ आपने ठीक से पढ़ा है, वे पद जो बदलते नहीं हैं, विकृत नहीं होते, अभिकारी कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। पढ़ा था, इससे पहले वाला टॉपिक आपने यही पढ़ा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व पद कौन से समास में प्रधान होता है तो कौन से समास में होता है? आप बताओ, कोई कंफ्यूजन? डेफिनेशन याद हो गई? वेरी गुड। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? और द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है? भाई बराबर का मतलब आप जानते ही हो, यानी ना पहला बड़ा ना छोटा बड़ा। अब बहुब्रीहि समास में साइन कैसे लगे हैं? ना तो भैया पहला बड़ा है ना दूसरा बड़ा है, तीसरे पर साइन लगा हुआ है। यहाँ पर तो क्रॉस लगा दिया ना मैंने, यानी वो पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हो, द्वंद्व समास। न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कोई समस्या यहाँ तक? किसी को भी डाउट? चलो, अब ये इसके भेद हैं, कर्मधारय और द्विग किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान था? तो पिता के कुछ गुण तो बेटे में आ ही जाते हैं, तो इनमें भी कौन सा पद प्रधान है? कर्मधारय में भी कौन सा पद प्रधान है? द्विग में भी कौन सा पद प्रधान है? अब समस्या फिर खड़ी हो गई कि जब तीनों में ही दोनों पद प्रधान है तो अंतर कैसे करें? भाई फिर तो अलग एक ही में पढ़ लेनी चाहिए, तो अंतर कैसे करेंगे? जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होगा? विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कब? जब सामासिक पद बनाते हैं। जैसे अभी कहा था शासनादेश, शासन का आदेश। किया था कि नहीं किया था? कहाँ गया? अच्छा, और पीछे कर्ता ने, कर्म को, संबंध है, वेरी गुड, संबंध काकी के रारी ने। तो जैसे हमने का लोप कर दिया तो भाई ये तो संधि होगी, बड़े आग का डंडा यहाँ आ गया, तो शब्द क्या बन गया? शासनादेश।
तो वे शब्द यानी वे सामासिक पद जिनमें क्या हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बताओ कोई कंफ्यूजन? कर्मधारय समास में क्या होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद दो होंगे, तो सब में ही होने हैं, लेकिन इसमें या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। तो विशेषण आप पढ़ चुके हो, विशेषण मैं समझा चुकी हूँ। विशेषण क्या होता है बताओ फटाफट से? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या कहलाता है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है। तो ये तो आपको क्लियर ही है मामला कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। अब उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय होता है बच्चे जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। और अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझ लो, कहीं लिखा हुआ नहीं, बस समझने की दृष्टि से। जो उपमेय होता है ना, उपमेय जब हम तुलना कर रहे होते हैं तो उसमें जो गुण होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। किसमें काल्पनिक होते हैं? उपमेय में। वास्तविक किसमें होते हैं? उपमान में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे आपने देखा ना गांव में, मतलब गांव में क्या हर जगह कहते हैं, मान लो किसी की बहू बड़ी सुंदर सी आई है, किसी की नई नई शादियों का सीजन निकल के गया ही है, आप धूमधाम से दावत खाने गए ही होंगे, और जैसा कि आपने बताया था कि शादी के कार्ड में केवल डेट और स्थान और समय आप देखते हैं, है ना? बस देखो अभी भी कह रहे हो बस। तो अब किसी परिवार में पूरे परिवार सेट करे, कभी कभी होता है ना एकदम गोरी सी बहू आ जाए, सुंदर सी, तो क्या कहती है महिला, उसके घर में तो उजी तो है, बहू आती रोशनी हो गई, कहते हैं नहीं कहते? तो क्या करें, उसके घर का लाइट का कनेक्शन कटवा दें, रोशनी तो हो ही रही। यानी कि चंद्रमा जब रात में निकलता है, अंधेरी रात में तो रोशनी होती है, चांदनी रात में की नहीं होती? कहते हैं ना चांद जैसी सुंदर, चंद्रमुखी, शब्द सुना ही होगा। बड़ी गंभीर समस्या है उपमानों की। हर कोई अपनी नायिका को क्या कह रहा है, जूही की कली या गुलाब, गुलाब का फूल है सबकी नायिका, चाहे दिखने में वो बेशक गोभी का फूल हो, पर वो खुश करने के लिए तो गुलाब का फूल बोल ही देता है। चलो, तो अब बात समझ में आई। उपमेय क्या होगा? उसमें अवास्तविक गुण होंगे, उपमान में वास्तविक। आपने जैसे कहा चंद्रमुखी, तो चंद्रमा जब भी रात में निकलेगा तो रोशनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की नायिका या किसी की बहू या किसी की बेटी रात में छत पे खड़ी हो जाए तो पूरे मोहल्ले में रोशनी हो गई, ऐसा नहीं होता। और भी बेहतर तरीके से समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो उपमेय होते हैं ना, उपमेय वो हमारे पास होते हैं, शरीर का अंग होते हैं। उपमान हमसे दूर होते हैं और प्रकृति का अंग होते हैं। जैसे हमने कहा चंद्रमुखी, तो क्या कहा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख हमारे शरीर का अंग है कि नहीं है? हमारे पास है। और चंद्रमा पास में, बगल में या दूर है? दूर है, और वो प्रकृति का है। जैसे कहते हैं राजीव नयन, तो राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल प्रकृति का अंग है और नयन शरीर का अंग है। अब बात समझ में आ गई? तो पूर्व पद और उत्तर पद कैसे होंगे? या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा या विशेषण विशेष का संबंध होगा। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब कोई समस्या? अब द्विग समास में क्या होगा भाई? उत्तर पद तो प्रधान होगा ही होगा, लेकिन द्विग समास में पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची। संख्या तो आप समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? अब बताओ, सिंपल से शब्दों में अगर आपके सामने समास की डेफिनेशन आ जाए, अभी मैं उदाहरण की बात नहीं कर रही हूं, अगर डेफिनेशन आ जाए और वो पूछ ले कि कौन से पद में पूर्व पद प्रधान होता है, तो कौन से पद में पूर्व पद प्रधान होता है? अच्छा, कपिल कह रहे हैं जैसे मेरी भाभी बहुत सुंदर है। बेटा लाइट का कनेक्शन कटवा दे, वैसे भी 10-15 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रही है आजकल लाइट। चलो बड़ी अच्छी बात है, अभी की तारीफ हो रही। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अगर यहाँ मैंने आपको पूरा समास वाला टॉपिक समाप्त नहीं कराया है, लेकिन सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। आपको वो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? या मैं आप सवाल बदल दूं तो क्या मैं आपको समझा पाई? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए अब ठीक से पढ़ लें हम सारे समासों को, क्योंकि इतनी लाइटली तो आएगा नहीं। तो बताओ सबसे पहले कौन सी हेडिंग डलने वाली है? ये तो बना ही लिया ना सभी ने? किसी ने नहीं बनाया? अच्छा, मैं एक तरफ हट जा रही हूँ, अगर ऑनलाइन में कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, और बाकी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, अव्ययी भाव समास। कौन सी हेडिंग डालनी है? कौन सा पद प्रधान है? पूर्व पद। पहला दूसरा नहीं होता, वहां शब्द होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब कोई डाउट तो नहीं है? चलो आज को एक बार रिवीजन कर देते हैं।
कि फिर टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का, टाइम तो हो ही जाता है। क्या करना चाहिए फिर टाइम के लिए? अब देखो, खड़ी बंद कर दें। हमने आज क्या कौन सा टॉपिक शुरू किया? समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। समास किससे मिलकर बना है? सम प्लस आस, यानी पूरे समास में कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा है? सम। यही वाला सम है। सम 4 तरीके से लिखा जाता है, देखो। सम, सम, सम और सम, और सबके अलग अलग अर्थ हैं, अपने हिसाब से मत बना लेना। ये उपसर्ग है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णता, ये अच्छे के लिए भी आता है। इसका मतलब है समान, इसका मतलब है प्रलय, और इसका मतलब आप कह सकते हो शांत या निर्वेद। बात समझ में आ रही है? सम्राट में कोई सम नहीं, ये है, ये जो भगवान जी है ना, शंकर जी, उसमें ये वाला सम है, इसीलिए उन्हें प्रलयंकर कहा जाता है, जो प्रलय को करते हैं। अच्छा, सम्मान में, मुझे लगा सम्मान में ये संधि पढ़ाई थी, सम प्लस मान, तो पूर्णता और अच्छे के सेंस में, श्रेष्ठ के सेंस में आता है। वेरी गुड, लिख लिया? यानी ये समझ में आ गया कौन सा, यानी चारों ऑप्शन में देते तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ये वाला सम है। तो समास में कौन सा उपसर्ग है? सम। समास का विपरीत क्या है? व्यास। व्यास में कौन सा उपसर्ग है? वे। और वे का शाब्दिक अर्थ क्या है? विस्तृत करना या विग्रह करना। इसके बाद हमने बात की समास के भेदों की, तो समास के भेद कौन कितने होते हैं? सॉरी, पहले अंग की बात की, तो अंग कितने हैं? 4। पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद, विग्रह पद। तो बताओ, विग्रह पद का पहले वाला पद कौन सा है? पूर्व पद। और विग्रह पद का बाद वाला पद, और 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो सामासिक पद। सामासिक पद का पहले वाला रूप विग्रह पद। सामासिक पद से विग्रह बन जाना और विग्रह पद से सामासिक बन जाना, जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? समास। इसके बाद हमने बात की समास के भेद, तो मूल भेद, मुख्य भेद, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर हमने समझ लिए थे कैसे कैसे बांटे जाते हैं, यानी आएंगे नहीं पर अगर पूछ रहे पदों के आधार पर भेद कैसे हैं तो आप बता देंगे। इसके बाद हमने बात करी कि मूल भेद कौन कौन से हैं, तो 4, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। और मुख्य भेदों में 2 और जुड़ जाते हैं, कर्मधारय और द्विग। एक शब्द से हमने सभी समासों की डेफिनेशन समझने का प्रयास किया, समझ में आ गए? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।